सुरेंद्र पवार ने निखिल मदान को जितवाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। बीजेपी ने निखिल मदान परिवार पर डोरे डाले कि निखिल मदान एक विनिंग कैंडिडेट है, कैलिबर है। पहले उन पर, जो कि बीजेपी की ऑब्वियसली रणनीति रहती है, जो सोनीपत विधानसभा से बाहर के वोट है वहां पर वैसे तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, और सोनीपत के बाहर के वोटों में लगभग जो 80-90 हजार वोट हैं, वहां पर 6,000 वोटों की लीड निखिल मदान को मिली थी। मुझे जहां तक ज्ञात है 2 बार विधायक बने और दोनों बार बहुत बड़े मार्जिन से। एक बार जब पहली बार वो विधायक बने थे इंडिपेंडेंट, सभी जो वहां के प्रत्याशी थे सभी की जमानत जब्त हो गई थी वहां पर सोनीपत में। और पंजाबी समुदाय के जो मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी, पहले तो सोनीपत में ज्यादातर पंजाबी ही विधायक बनते थे। बीच में इस क्रम को सुरेंद्र पवार और कविता जैन ने 2014 और 2019 में तोड़ा था, परंतु 2014 से 2019 के बीच का जो उनका कार्यकाल रहा सोनीपत में, उससे सोनीपत की जनता खासी नाराज रही और वही उनका हार का कारण रहा। नगर निगम सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। निखिल मदान जो विधायक है भाजपा से, इनके इस्तीफे के बाद ये सोनीपत मेयर का पद खाली हो गया था, इसी पे आज चुनाव होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ है जोगिंदर कथुरिया साहब, क्या है चुनाव का माहौल? देखिए, 2020 के दिसंबर माह में सोनीपत नगर निगम में चुनाव हुआ था और निखिल मदान, जिनकी पैरवी वहां के स्थानीय विधायक सुरेंद्र पवार ने की थी, सुरेंद्र पवार ने निखिल मदान को जितवाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। हालांकि कैलिबर और मेहनत निखिल मदान की भी थी। निखिल मदान काफी समय से अपने व्यक्तिगत फंड से सीवर सफाई और भी जो निकाय के मुद्दे होते हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, उसको लेकर मैदान में थे। निखिल मदान उस समय जिताऊ प्रत्याशी थे और कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशी पर दांव भी लगाया। सुरेंद्र पवार उनके वकील बने। हालांकि बीजेपी ने निखिल मदान परिवार पर डोरे डाले कि निखिल मदान एक विनिंग कैंडिडेट है, कैलिबर है। पहले उन पर, जो कि बीजेपी की ऑब्वियसली रणनीति रहती है, उस परिवार को दबाया जाता है। उन पर ईडी की रेड हुई, उनके परिवार से गिरफ्तारी भी हुई। फिर निखिल मदान को भाजपा में आने का ऑफर दिया गया। 1 साल ये अफेयर चलता रहा और आखिरकार वो अरेंज मैरिज में बदला। लेकिन निखिल मदान को मेयर बनाने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी तो बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, मैं जब पिछली बार सोनीपत में नगर निगम का चुनाव था, मैं 25 दिन वहीं डेरा डाले हुआ था और 25 दिन मैंने पूरे सोनीपत की कवरेज की थी। दिसंबर माह का चुनाव था। मुझे याद है कि मैं 25 दिन के करीब आपने सर्वे किया वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सर्वे किया, ग्राउंड रिपोर्ट थी। और मुझे आज भी याद है, मैंने पहले ही बता दिया था, लगभग 15,000 वोटों से निखिल मदान ये चुनाव जीत रहे हैं और 13,872 वोटों से वो चुनाव जीते थे। लगभग 2.5 लाख के करीब उस टाइम वोट होते थे। आज 2,95,000 वोट सोनीपत निगम में हो गए हैं। जो सोनीपत विधानसभा से बाहर के वोट है वहां पर वैसे तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, और सोनीपत के बाहर के वोटों में लगभग जो 80-90 हजार वोट हैं, वहां पर 6,000 वोटों की लीड निखिल मदान को मिली थी। और जो सोनीपत शहर के अंदर 7,000 वोटों की लीड निखिल मदान को उस समय मिली थी। आज जो सोनीपत की हम वहाँ की वोटर डेमोग्राफी पे बात कर लें तो सबसे ज़्यादा वहाँ आज पंजाबी समुदाय के मतदाता हैं। लगभग 75,000 के करीब वहाँ पंजाबी मतदाता हैं। जाट मतदाताओं की भी तादाद अच्छी खासी है। सोनीपत का जो बैकवर्ड समाज है वो ज़्यादा रुझान आज की परिस्थिति में भाजपा की तरफ दिखाई देता है। उसका मुख्य जो कारण है बैकवर्ड समाज से मुख्यमंत्री का होना, और शुरू से ही भाजपा का जो एक फोकस रहा है ओबीसी के ऊपर रहा, ओबीसी को तवज्जो देने का रहा, और इसी को देखते हुए उन्होंने ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री भी बनाया। और मुझे याद है
जो सोनीपत के 1-2 जो शुरुआती वार्ड्स हैं, वहाँ सैनी मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। वहाँ पर अभी कमलेश सैनी को आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी बनाया है। वो जितना ज़्यादा वोट लेंगी, उसका नुकसान वहाँ भाजपा को ज़्यादा कमलेश सैनी होगा। जो राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रही है हुड्डा सरकार में। मुझे इतना तो ध्यान नहीं, बाकी मैंने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी ने कमलेश सैनी को वहाँ प्रत्याशी बनाया है। यदि वो सैनी समुदाय में अच्छे खासे वोट लेने में कामयाब होती हैं, आज के दिन जो पूरे हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में लगभग 80% से अधिक सैनी समुदाय का वोट जो पहले कभी कांग्रेस के साथ होता था, वो आज भाजपा के साथ चला गया। उसका एक मुख्य कारण ओबीसी चेहरे के तौर पर और सैनी समाज से नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री होना। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। अब की बार वहाँ भाजपा के विधायक है निखिल मदान, जो पहले मेयर थे, और सुरेंद्र पवार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, और कांग्रेस ने जो है टिकट पूर्व विधायक दीवान जो देवराज दीवान है उनके बेटे को दी है, कमल दीवान को। तो क्या देखते हैं कि कमल दीवान जो है वो कितने मजबूत कैंडिडेट है? देखिए, कमल दीवान जी के जो पिताजी देवराज दीवान 1996 में और 2000 सन में, मुझे जहां तक ज्ञात है, 2 बार विधायक बने और दोनों बार बहुत बड़े मार्जिन से। एक बार जब पहली बार वो विधायक बने थे इंडिपेंडेंट, सभी जो वहां के प्रत्याशी थे सभी की जमानत जब्त हो गई थी। 40,000 के करीब 1996 में इतने बड़े मार्जिन से जीतना और सभी जो प्रत्याशी थे सभी की जमानत जब्त करवाना, एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं उनके पिताजी देवराज दीवान जी। और एक बार 2009 में शायद उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है। लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए जाट बाहुल्य सीट पर 1 लाख के करीब उन्होंने वोट भी हासिल किए 2009 में, और वो बीच में बसपा में चले गए थे। मुझे लग रहा है कि वो बसपा की ही टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और मैं ये कह रहा हूँ देवराज दीवान का अच्छा खासा रसूख रहा है वहां पर सोनीपत में। और पंजाबी समुदाय के जो मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी, पहले तो सोनीपत में ज्यादातर पंजाबी ही विधायक बनते थे। बीच में इस क्रम को सुरेंद्र पवार और कविता जैन ने 2014 और 2019 में तोड़ा था। 2014 में कविता जैन वहां से चुनाव जीती थी और 2019 में सुरेंद्र पवार जो इस बार चुनाव में मुखी खा गए, उस समय 2019 में उन्होंने कविता जैन को ये चुनाव हराया था। तो मैं वही अब और बात कर ले वहाँ जातिगत आंकड़ों पर, वहाँ नहीं तो कमल दीवान है वो कितने एक्टिव है पॉलिटिक्स में, उनका सामाजिक सर्कल क्या है, क्या उनका काम धंधा है, ये भी तो बहुत मायने रखते हैं ना। देखिए, इतने एक्टिव नहीं है कि जितने की देवराज दीवान थे। हाँ, एक पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से रही है और इसका एक बेनिफिट कि चुनाव लड़ने का तजर्बा हो जाता है, परंतु मुझे नहीं लगता जो उतने एक्टिव, जिस प्रकार आप भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई का कंपैरिजन कर सकते हैं। भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का पीएचडी कहा जाता था, परंतु कुलदीप बिश्नोई तो हर बार मात ही खा जाते हैं, बिल्कुल उस पद के करीब पहुंचकर उस पद से वंचित रह जाते हैं। चलो हम आते हैं राजीव जैन को, जिसको भाजपा की टिकट मिली है, और कविता जैन जो पहले मंत्री रही है उनके पति है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वो मीडिया ओएसडी के तौर पे भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजीव जैन कितने मजबूत हैं और क्या वो सीट निकाल पाएंगे? देखिए, राजीव जैन मजबूत हैं क्योंकि उनकी वाइफ मंत्री भी रही, विधायक भी रही 2014 से 19 तक। राजीव जैन ने अपना जीवन का जो शुरुआत पत्रकारिता लाइन से ही की थी और मुझे याद है वो लगभग 90 के दशक में पत्रकारिता लाइन में थे। फिर उन्हें बंसीलाल के करीबियों में भी माना जाता रहा। बाद में उन्होंने भाजपा में आए, भाजपा ज्वाइन की और 2014 में टिकट भी लेने में कामयाब रहे। परंतु 2014 से 2019 के बीच का जो उनका कार्यकाल रहा सोनीपत में, उससे सोनीपत की जनता खासी नाराज रही और वही उनका हार का कारण रहा। वहां सुरेंद्र पवार सोशल वर्कर के तौर पर एक्टिव रहे 2014 से 19। वहीं राजीव जैन अपने निजी व्यवसाय और
एंटी इनकम्बेंसी का शिकार इसलिए हुए कि वहाँ की जनता जो चाहती थी वो उन्हें नहीं मिल पाया, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर जनता की पाए। उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाए और यही कारण रहा कि वो 2019 का चुनाव हारे। 2024 में जब बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया उसमें भी वो हार रहे थे। बीजेपी ने ये देखा कि यहाँ तो केवल निखिल मदान ही विनिंग कैंडिडेट है जो सुरेंद्र पवार की वीकनेस और स्ट्रेंथ सभी तो को निखिल जानते हैं। मदान को जैसे ही टिकट मिलती है तो कविता जैन फूट फूट के रोती है, राजीव जैन ने बड़ा नाराजगी व्यक्त की, मुख्यमंत्री जो है ये नायब सिंह सैनी उनके घर पे गए, उनको मनाया। तो क्या ये वो जब उसमें निखिल मदान को टिकट दी और नाराजगी थी, उसका इनाम है क्या ये जो टिकट ये दी गई है? डैमेज कंट्रोल है। कहीं अब राजीव जैन नाराज ना हो जाएं और इंडिपेंडेंट मैदान में ना आ जाएं, क्योंकि भाजपा को ये चीज़ तो लग रही थी कि यहाँ पंजाबी समुदाय के मत ज़्यादा हैं, परंतु जो भाजपा की एक रणनीति रही है सदा से, जहाँ पर पंजाबी विधायक होता है वहाँ गैर पंजाबी को टिकट दी जाती है मेयर चुनाव में या चेयरपर्सन चुनाव में। जहाँ पर गैर पंजाबी सपोज करिए बनिया विधायक होता है तो वहाँ पंजाबी या गैर बनिया समुदाय से चुनाव मैदान में उतारा जाता है। आप देखिए अभी पानीपत में भी इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाया गया। वहाँ पंजाबी विधायक है प्रमोद विज तो वहाँ कोमल सैनी को टिकट दी। यहाँ पंजाबी विधायक है निखिल मदान तो यहाँ राजीव जैन को टिकट दी। जगमोहन आनंद करनाल से पंजाबी विधायक हैं तो वहाँ पर रेणुबाला गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा। इसी प्रकार बनिया विधायक या बनिया प्रत्याशी रहे हिसार से कमल गुप्ता भी बनिया विधायक हैं, सावित्री जिंदल जी जिन्होंने भाजपा को समर्थन दे रखा है तो वहाँ प्रवीण पोपली को मैदान में उतारा। तो ये भाजपा की एक रणनीति रही है जहाँ पंजाबी कम्युनिटी से शहरों में जहाँ पे वैसे समाज का विधायक है तो मेयर का टिकट पंजाबी को दिया गया। पंजाबी भी हो सकता है या या अदर कास्ट को दिया जाता है। मतलब एक कॉम्बिनेशन सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फायदा उठाती है भाजपा। ये भाजपा की रणनीति रहती है कि किस प्रकार से हमने सभी जातियों को साधना है। तो क्या सोनीपत में भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा का वहाँ पे जाना और एग्रेसिव हो गए चुनाव लड़ना ये जरूरी कितना समझते हो? मुझे लग नहीं रहा कि ये केवल 9 माह का चुनाव है। 9 महीने में तो ये कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। दिसंबर माह में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दिसंबर 20 में चुनाव हुआ था तो दिसंबर 25 आज फरवरी बीत जाएगा, मार्च में चुनाव हो रहा है तो केवल 9 महीने के लिए ही जो भी मेयर बनेगा उसको केवल 9 महीने के लिए मेयर रहना है। तो ये साख की बात भी तो है ना, चुनाव में हार साख की बात है। भाजपा किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेती, माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ती है। आज देखिए हिसार में पहले मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करवाने गए प्रवीण पोपली का, रोहतक में आज राम अवतार वाल्मीकि का नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे हैं। जहां जहां उन्हें लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है सैनी समुदाय, रोहतक में 12,000 के करीब सैनी मतदाता हैं, वहां भी अच्छे खासे सैनी मतदाता है तो उनको लुभाने मतलब भाजपा है छोटे चुनाव में भी शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतार देती है। अभी मुझे लग रहा है कि जहां पर बनिया प्रत्याशी मैदान में सपोज करिए राजीव जैन को मैदान में उतारा है तो वहां पर आप देख लेना भाजपा की अंतिम दिन रणनीति रहेगी मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारकर। यदि आपको पंजाबी को देखकर विधायक, ये पहले भी हो चुका है, मेयर के चुनाव में मनोहर लाल भी आएंगे चुनाव बिल्कुल में। मुझे लगता है कि भाजपा अपना हर संभव प्रयास करती है। कहते थे विधानसभा में भी मनोहर लाल को दूर रखा गया था हरियाणा की विधानसभा तो देखिए पंजाबी वोटर्स को लुभाने के लिए यहाँ तो वहां पर निखिल मदान को अपना एडी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि पंजाबी मेयर प्रत्याशी के विरुद्ध बनिया जो केवल 15,000 के करीब मतदाता हैं, राजीव जैन की तरफ वोट ट्रांसफर करना बहुत कठिन साबित हो रहा है। इसके लिए बड़े चेहरे पर ही दांव खेलना पड़ेगा। क्या निखिल मदान राजीव जैन की मदद करेंगे? देखिए ओबियसली भाजपा एक अनुशासनात्मक पार्टी है। अगर आज निखिल मदान मदद नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी राजनीति को खत्म करके नहीं, उनको ये भी तो डर होगा कि भविष्य में फिर से वो विधायक की टिकट के दावेदार हो जाएंगे। देखिए अब उनसे पहले तो अब ललित बत्रा जिन्होंने पिछली बार का मेयर का चुनाव लड़ा था केवल 13,000 वोटों से हारे थे, 58,000 से अधिक वोट लिए थे। इस बार भी ललित बत्रा ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे। ललित बत्रा जो
आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी हैं, बेहद करीबी हैं। और एक देवीदास जो पूर्व में विधायक होते थे, उनके पौत्र भी वहां से टिकट मांग रहे थे, उनका भी दावा मजबूत बनता था। परंतु एक सोशल इंजीनियरिंग और सभी जातियों को साधने के लिए या और राजीव जैन को जो लोकसभा की टिकट नहीं मिली, वो लोकसभा में भी दावा ठोक रहे थे। मोहनलाल बड़ौली, राजीव जैन, ये एक ग्रुप है। राजीव जैन और मोहनलाल बड़ौली का जो निवास है वो भी ज्यादा दूर नहीं है सोनीपत में, तो ये मित्र हैं। उस डैमेज कंट्रोल, लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिली, फिर विधानसभा में नहीं मिली, दोनों का डैमेज कंट्रोल करने के अच्छा, लिए वहाँ के जो पूर्व सांसद है वो कहाँ है आजकल? देखिए, रमेश कौशिक जी आजकल बिल्कुल शांत और न्यूट्रल हैं। वो तो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। उनकी जान कैसे फंसी हुई है? देखिए, जो पीछे ये गैंग रेप के आरोप लगे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर, कहीं ना कहीं पूर्व सांसद का नाम घसीटा जा रहा है कि हनी ट्रैप मामले में। और मैं रोज अखबारों की हेडलाइन पढ़ रहा हूँ कि किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। और उनकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए, टारगेट करने के लिए, आप देखिए जो राई का चुनाव था, उनके भाई देवेंद्र कौशिक को जानबूझकर टिकट दी गई थी, उनके बेटे को नहीं दी। हाँ, उनके मतलब भाई को इसलिए टिकट दी गई थी कि वहाँ 2 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने के बाद वोटों का बंटवारा होगा। और यहाँ देवेंद्र कादियान, जिन्हें कि मोहनलाल बड़ौली और मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है, यदि वो बीजेपी की टिकट पर होते तो इतने जाट समुदाय का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता, नहीं मिलता, और वहाँ कुलदीप शर्मा शायद उन्हें मात भी दे देते। इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए ही वहाँ देवेंद्र कौशिक कुलदीप शर्मा के वोटों को डैमेज करेंगे, और देवेंद्र कादियान को जितवाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ भाजपा ने देवेंद्र कादियान को अपनी टिकट पर नहीं उतारा। अच्छा, जैसे बीजेपी के सीएम भी है और मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, सब ने चुनाव में ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक किस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अमीषा चावला जो कि पूर्व में प्रत्याशी भी रही हैं पिछली बार, और दीपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते थे बिट्टू चावला, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि सबसे कमजोर सीटों में से एक अंबाला की है। वो हालांकि पिछली बार दूसरे स्थान पर रही थी शक्ति रानी शर्मा के विरुद्ध, परंतु आज की जो परिस्थिति है वो विजेता नहीं है। उन्हें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यदि जोर लगाना चाहिए था रोहतक और सोनीपत में ज्यादा, जहां सबसे नजदीकी मुकाबला है। अब फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर निगम है, सबसे बड़े मार्जिन से वहां यदि जोर लगाएं तो वो मतलब अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना है। तो ये 8 नगर निगमों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के कितने प्रत्याशी है? मुझे लग रहा है कि 6 प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंद के हैं कम से कम। और संगठन से भी जो यमुनानगर के प्रत्याशी हैं उन्हें शैलजा गुट का करीबी माना जाता है। और जो किशन सिंगला हैं वो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, वो सामंजस्य सा है, इतना ही वो कुमारी शैलजा गुट के करीबी हैं, इतना ही वो भूपेंद्र हुड्डा गुट के करीबी हैं। ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो आज भी भूपेंद्र हुड्डा गुट से हैं। चलो जोगेंद्र साहब, आपका आज हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।